हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम डिस्कशन मेथड मीन्स वाद विवाद पद्धति के विषय में अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो वाद विवाद पद्धति है, साधारण रूप से इस पद्धति में हम महत्वपूर्ण विचार और समस्याओं को सम्मिलित करते हैं। आधुनिक शिक्षा विचारधाराओं के अनुसार सीखने को सरल, सुगम और बोधगम्य बनाने के लिए यह विधि आवश्यक है, जिससे कि छात्र कक्षा में सक्रिय रूप से भाग ले, क्योंकि जो छात्र है उसे कक्षा में एक निष्क्रिय श्रोता मात्र नहीं रहना है। सामाजिक अभिवाद विवाद विधि में अन्य क्रियात्मक पद्धतियों ने उपयोग सिद्धांत को भी पर्याप्त मात्रा में अपनाया है। जब कक्षा शिक्षण की बात करी जाए, यदि हम कोई भी बातचीत करते हैं ना कक्षा में, तो उसके पूर्व हमको कुछ ना कुछ अपने व्यूज़ भी कक्षा में देने होते हैं ना, क्योंकि ऐसा नहीं है सिर्फ कि आपसे कुछ पूछा जाए या आपके समक्ष कुछ बोला जाए। हम क्या करते हैं, विचारों का आदान प्रदान करते हैं ना, अपने विचार रखते हैं और उनके विचारों को हम ग्रहण करते हैं। इस प्रकार से हम संप्रेषण क्रियाएं भी करते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं एक प्रकार से वाद विवाद से पूर्व की एक क्रिया है। ठीक है, जहाँ हम बात करते हैं वाद विवाद की, तो जो वर्तमान शिक्षाविद थे वो उसे एक शैक्षणिक क्रिया समझते थे। परिणाम स्वरूप उन्होंने कक्षा में विषय से संबंधित बातचीत तथा वाद विवाद को अब शिक्षा का एक आवश्यक और प्रजातांत्रिक तत्व माना है, क्योंकि कक्षा में विषय वस्तु से संबंधित योजित वाद विवाद समय को नष्ट करना नहीं है, क्योंकि वाद विवाद के लिए विषय का ठोस ज्ञान होना आवश्यक है। वाद विवाद के लिए तैयारी करनी पड़ती है, विषय वस्तु का हमें चुनाव और संगठन करना पड़ता है, विचार विमर्श करना पड़ता है, कुछ बातें सीखनी पड़ती है, अपने विचारों को स्पष्ट करना पड़ता है और अंत में एक सामूहिक निष्कर्ष पर आना पड़ता है। इस प्रकार योजित जो वाद विवाद होते हैं उसके जो निष्कर्ष होते हैं वो बहुत ही उपयोगी होते हैं। अतः जब भी कक्षा में हम विभिन्न प्रकार की गतिविधियां कराएं, तो हमको विभिन्न प्रकार के वाद विवादों का प्रयोग भी करना चाहिए। ऐसा करने से उनके ज्ञान के भंडार में वृद्धि होती है, साथ ही साथ उनके विचार भी स्पर्श हो जाते हैं। और जैसा जो वही है अपनी तैयारी करते हैं, तैयारी करने के साथ साथ कुछ तथ्य वो सीखते हैं, सीखने के पश्चात उनको प्रस्तुत करते हैं और अंत में एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि वास्तव में उन्होंने क्या सीखा और क्या नहीं सीखा। ठीक है, वैसे जो वाद विवाद है उसको हम ऐसे प्रस्तुत कर सकते हैं कि साधारण बातचीत में पाए जाने वाले विचारों से कहीं अधिक तार्किक एवं विस्तृत रूप में पाए जाने वाले विचारों के आदान प्रदान को ही वाद विवाद कहते हैं। साधारण रूप में वाद विवाद में महत्वपूर्ण विचार एवं समस्याएं सम्मिलित की जाती हैं। वाद विवाद अनावश्यक तथा निरर्थक तथ्यों का संग्रह करना नहीं है। वाद विवाद शिष्ट तार्किक एवं ज्ञान युक्त विचार विमर्श है, प्रश्नोत्तर नहीं। वैज्ञानिक वाद विवाद वह वाद विवाद है जिसमें सभी समान रूप से भाग ले, परंतु ये आवश्यक नहीं कि सभी बोले ही। इसी प्रकार वाद विवाद व्यक्तियों का अहम भाव प्रस्तुत करने हेतु बातचीत करना भी नहीं है, ना ही अपने दृष्टिकोण को दूसरों पर लादना ही है, परंतु वास्तविक रूप से वाद विवाद न तो भाषण ही है और न सामाजिक अभिवृत्ति। यह तो इन सभी से अलग है। कैसे? क्योंकि वाद विवाद करने के लिए जो विषय है उसके बारे में ज्ञान का होना आवश्यक है और वाद विवाद के लिए तैयारी करनी पड़ती है, विषय वस्तु का चुनाव और संगठन करना पड़ता है, तभी अपने विचार विमर्श हम प्रकट कर सकते हैं। ठीक है, अब वाद विवाद का स्वरूप
ज्ञात कर लिया हमने। इसके पश्चात जो वाद विवाद के लिए हम कौन कौन सी प्रक्रिया करेंगे और कैसे हम इसको क्रियान्वित करेंगे, इसके विषय में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो वाद विवाद है इसके पूर्व हमको 3 चीज़ें ध्यान में देनी होती है, जैसे तैयारी, वाद विवाद और मूल्यांकन। इन्हीं का अनुकरण करके हम कि वाद विवाद करने से पूर्व हमें किस प्रकार की तैयारी करनी है, फिर हमें ये देखना है कि वाद विवाद किस प्रकार का होना चाहिए, और अंत में ये कि वाद विवाद का जो मूल्यांकन था वो हमने किस प्रकार से किया। ठीक है, तो सबसे पहले वाद विवाद के लिए तैयारी। हम कोई भी वाद विवाद करें, सबसे प्रथम हम क्या करते हैं, तैयारी करते हैं। बिना किसी योजना तथा पूर्व तैयारी के किसी कार्य को संपादित करने हेतु प्रयास करना असफलता का घोतक है। किसी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए कार्य को संपादित करने से पूर्व योजना बना लेना आवश्यक है, जिससे कि कार्य के बीच में बाधा उत्पन्न न हो। इसके लिए पूर्व तैयारी आवश्यक है। इसी प्रकार वाद विवाद प्रारंभ करने से पूर्व योजना बना लेना तथा वाद विवाद हेतु आवश्यक तैयारी कर लेना सफलता का प्रतीक है। अतः अध्यापक को इस संबंध में पहले ही सभी आवश्यक सामग्री की व्यवस्था कर लेनी चाहिए तथा पूर्व योजना बना लेनी चाहिए। वाद विवाद प्रारंभ करने से पूर्व अध्यापक को कक्षा का वातावरण ऐसा बना देना आवश्यक है जिसमें वह स्वतंत्रता पूर्वक अपने विचारों का आदान प्रदान कर सके, क्योंकि वातावरण जितना अधिक सुखद होगा उतने ही अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। छात्र के बैठने की भी विशेष व्यवस्था की जानी चाहिए, क्योंकि सर्वोत्तम व्यवस्था वह है जिसमें सभी छात्र को एक दूसरे को देख सके। इसके लिए अर्धचंद्राकार में छात्रों की व्यवस्था की जा सकती है और अध्यापक को एक ऐसे स्थान पर बैठना चाहिए जहां से वह सभी छात्रों पर निगाह रख सके। और वाद विवाद प्रारंभ करने के लिए यह भी आवश्यक है कि विषय वस्तु छात्रों को स्पष्ट हो। अतः अध्यापक को समस्या प्रस्तुत करते समय ही एक प्रस्तावनात्मक भाषण के द्वारा छात्रों को समस्या का रूप बदल देना चाहिए। समस्या का निर्माण किसी क्रिया से संबंधित होना चाहिए। यदि समस्या किसी क्रिया से संबंधित है तो छात्र उसमें अधिक रुचि लेंगे। और साथ ही साथ वाद विवाद हेतु पहले से तैयारी करना जिस प्रकार से एक अध्यापक के लिए आवश्यक है ना, ठीक उसी प्रकार से छात्रों के लिए भी तैयारी करना अत्यंत आवश्यक है। जैसा कि क्योंकि किसी दी हुई समस्या का जब तक छात्र भली प्रकार अध्ययन करके नहीं आते, वे वाद विवाद में भली प्रकार से क्या भाग नहीं ले सकेंगे। इसीलिए हमें छात्रों को पहले से ही समस्या दे देनी चाहिए, जिससे कि छात्र इस समस्या का अध्ययन करके वाद विवाद हेतु तैयारी कर सके और अपने विचार प्रस्तुत कर सके। ठीक है, ये थे वाद विवाद की तैयारी। अब इसके पश्चात वाद विवाद का संचालन की तैयारी तो हमने कर ली, अब हमें इसका संचालन किस प्रकार से करना है। वाद विवाद का प्रारंभ छात्र तथा अध्यापक दोनों में से कोई भी कर सकता है। वाद विवाद का प्रारंभ छात्र या अध्यापक कोई कहानी कहकर, कोई समस्या खड़ी करके, कोई चित्र दिखाकर, कोई वस्तु दिखाकर या किसी घटना का वर्णन करके कर सकते हैं। किस प्रकार वाद विवाद प्रारंभ किया जाए, यह वाद विवाद के उद्देश्यों पर निर्भर करता है। वाद विवाद प्रारंभ हो जाने पर उसे अपने उद्देश्यों तक पहुंचाने की आवश्यकता पड़ती है और इसके लिए योग्य संचालन अवश्य है। संचालन किस प्रकार किया जाए कि वाद विवाद में भाग लेने वाले सभी छात्र अपने विचारों को सरलता, स्वतंत्रता तथा इच्छानुसार व्यक्त कर सके। संचालक को वाद विवाद के द्वारा पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की तरफ सदैव ध्यान रखना चाहिए। वाद विवाद को उद्देश्यों की ओर ले जाने के लिए
बीच बीच में प्रश्नों का सहारा लिया जा सकता है। किन्हीं विशेष तथ्यों की व्याख्या भी की जा सकती है और कुछ बिंदुओं का विश्लेषण भी किया जाता है और अंत में संपूर्ण वाद विवाद का सारांश भी निकाला जा सकता है। तो इस प्रकार से हम वाद विवाद के संचालन में निम्नलिखित 4 बिंदुओं को सम्मिलित कर सकते हैं। सर्वप्रथम प्रारंभ, उसके पश्चात विश्लेषण, उसके पश्चात व्याख्या और सबसे अंत में सारांश। कहने का अर्थ ये है, इन्हीं चारों बिंदुओं के द्वारा हम वाद विवाद का संचालन संपन्न कर सकते हैं। वाद विवाद के संचालन की व्यवस्था की जहाँ बात आती है या जहाँ इसका प्रश्न होता है, तो उसके लिए कक्षा को या तो विभिन्न टुकड़ों में विभाजित किया जा सकता है या संपूर्ण कक्षा को एक ही साथ वाद विवाद कराने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। यदि कक्षा टुकड़ों में विभाजित की जाती है तो प्रत्येक टुकड़ों में 4-5 से अधिक छात्र नहीं रखने चाहिए। प्रत्येक टुकड़ा दी हुई समस्या के संबंध में परस्पर वाद विवाद कर एक निष्कर्ष पर पहुंचेगा और अंत में अपनी रिपोर्ट समस्त कक्षा के सम्मुख प्रस्तुत करेंगे। इसी प्रकार सभी टुकड़े अपनी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। फिर संपूर्ण कक्षा में इन समस्त रिपोर्टों पर वाद विवाद किया जाएगा। तो इस प्रकार से हम वाद विवाद का संचालन करेंगे। इसके पश्चात मूल्यांकन। वाद विवाद की तैयारी कर ली, संचालन कर लिया, अब मूल्यांकन करना है। ठीक है, जो मूल्यांकन है, वाद विवाद का मुख्य उद्देश्य छात्रों में वांछनीय परिवर्तन लाना है। यदि वाद विवाद किसी भी प्रकार के परिवर्तन नहीं लाता है तो निरर्थक माना जाएगा और यदि परिवर्तन लाता है तो प्रश्न उठता है कि छात्रों में कितना परिवर्तन हुआ। उस वांछित परिवर्तन का मूल्यांकन करना आवश्यक हो जाता है। वांछित परिवर्तन का मूल्यांकन छात्र स्वयं तथा अध्यापक कोई भी कर सकता है। मूल्यांकन हेतु हम विभिन्न प्रकार की प्रश्नावलियां या साक्षात्कार का प्रयोग कर सकते हैं और ज्ञात कर सकते हैं कि विभिन्न क्षेत्रों में क्या परिवर्तन हुए। उदाहरण स्वरूप कि विषय वस्तु के ज्ञान में कितनी वृद्धि हुई है, कितना बौद्धिक विकास हुआ, कितनी बौद्धिक क्षमताएं बढ़ी, रुचियों में क्या परिवर्तन हुए, अभियोग्यता तथा मूल्यों में क्या परिवर्तन हुए। इन चीज़ों के बारे में हम क्या कर सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं। और वांछित परिवर्तनों के अतिरिक्त हम वाद विवाद से स्वयं का मूल्यांकन भी कर सकते हैं कि वाद विवाद कितना सफल रहा और कितना सफल नहीं रहा। ये ज्ञात करना भी हमारे भविष्य के लिए कैसा रहता है, अच्छा रहता है। ठीक है, ये मूल्यांकन थे और मूल्यांकन को जब हम करेंगे तो हमें ये ध्यान में रखना होगा कि जो मूल्यांकन किया था इसको हमने किस आधार पर किया था। जो आधार हैं ऐसे प्रस्तुत कर सकते हैं, उन आधारों को हम वाद विवाद निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने में कहाँ तक सफल रहा, वाद विवाद में कहाँ कहाँ क्या क्या कठिनाइयाँ एवं क्या कमियाँ आईं तथा इसके क्या कारण थे, क्या प्रत्येक छात्र ने भाग लिया, क्या सिर्फ कुछ छात्र ही वाद विवाद पर छाए रहे, इन सभी के बारे में भी हम आलोचना कर सकते हैं। ठीक है, अब वाद विवाद पद्धति के गुण कि इसके कुछ गुण होते हैं, वो गुण क्या होने चाहिए, साथ ही साथ दोष भी, क्योंकि अगर गुण है तो उसके कुछ दोष भी, और किस प्रकार से हम शिक्षण में इन गुणों के साथ साथ इन दोषों को दूर करने के लिए इन सुझावों का हम क्या करें, अनुकरण कर सके, जिससे कि जो भी वाद विवाद विधि में कमियां आएंगी उसके दूर कर हम शिक्षण कार्य को संपन्न सुचारू रूप से कर सके। ठीक है, तो चलिए वाद विवाद पद्धति के गुण, जो गुण हैं वह जैसे पद्धति व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर निर्भर है। जो वाद विवाद पद्धति है वो किस पर निर्भर है, व्यक्तिगत पद्धति पर निर्भर है। फिर पद्धति स्वतंत्र अध्ययन पर जोर देती है। जो वाद विवाद पद्धति है वो स्वतंत्र अध्ययन पर जोर देती है कि स्वतः से अध्ययन करना है। फिर वाद विवाद पद्धति छात्रों में तर्क शक्ति का विकास करती है। जो वाद विवाद पद्धति है वो छात्रों में किसका विकास करती है, तर्क शक्ति का।
वाद विवाद पद्धति क्रिया के सिद्धांत पर आधारित है। क्रिया के सिद्धांत पर स्वयं से करना और करके सीखने के ऊपर भी बल देती है। फिर वाद विवाद पद्धति स्वाध्याय का विकास करती है। जो वाद विवाद पद्धति है वो स्वाध्याय का विकास करती है, स्वयं से अभ्यास करना। ठीक है। उसके पश्चात वाद विवाद पद्धति छात्रों को उद्देश्यपूर्ण रूप से अध्ययन करना सिखलाती है कि जो भी छात्र हैं वो जो अध्ययन कर रहे हैं वो उद्देश्यपूर्ण होने चाहिए और स्वयं से अध्याय का उनके अंदर क्या होना चाहिए, अभ्यास करने का निरंतर उनके अंदर लगन होनी चाहिए। उसके पश्चात वाद विवाद पद्धति छात्रों को विषय वस्तु का चयन एवं संगठन करना सिखाती है। जो छात्र हैं वो विषय वस्तु का चयन कर सके और उसका संगठन कर सके। वाद विवाद पद्धति छात्रों में सहयोगितापूर्ण प्रतियोगिता का विकास करती है। जो छात्र होते हैं वो इस विधि के द्वारा आपस में सहयोगितापूर्ण प्रतियोगिता का विकास कर सकते हैं और एक दूसरे को सहयोग कर सकते हैं। ये थे वाद विवाद पद्धति के गुण। उसके बाद है वाद विवाद पद्धति के दोष। इस विधि के जो दोष हैं वो कौन कौन से हैं? सर्वप्रथम है निरर्थक वाद विवाद में समय नष्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट, संपूर्ण विषय वस्तु का अध्ययन संभव नहीं है। नेक्स्ट, सभी अध्यापक कुशलतापूर्वक वाद विवाद का संचालन नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, यह विधि अधिक समय का निर्माण करती है, अर्थात इस विधि के लिए अधिक समय की आवश्यकता होती है। यह विधि में कुछ ही छात्र प्रमुख रूप से भाग लेकर अन्य छात्रों को बोलने का अवसर प्रदान नहीं करते हैं। यह विधि का छात्र विशेष रूप से लाभ नहीं उठा सकते हैं। ठीक है, ये वाद विवाद पद्धति के दोष हैं और इन दोषों को हमें किस प्रकार दूर करना है, तो उसके लिए जो सुझाव है हमें उन सुझावों को ध्यान में रखकर ही वाद विवाद विधि का विकास करना है, जिससे कि हमारी शिक्षण प्रक्रिया सुचारू सुव्यवस्थित रूप से प्रस्तुत हो सके और कक्षा में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना हो। ठीक है, वाद विवाद पद्धति में जो सुधार हैं उसके सुझाव इस प्रकार से। सर्वप्रथम, वाद विवाद का संचालन नियमानुसार किया जाए। जो वाद विवाद है उसका संचालन हमें कैसे करना है? नियमबद्ध क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत करना है। नेक्स्ट, वाद विवाद कराने से पूर्व समस्या का निर्माण ठीक प्रकार से किया जाए। जो भी समस्या है उसका हमें सही प्रकार से निर्माण करना चाहिए। नेक्स्ट, वाद विवाद का प्रारंभ तथा पूर्व तैयारी विधि पूर्वक की जाए। जो वाद विवाद है उसकी तैयारी हमको कैसे करनी चाहिए? विधि पूर्वक करनी चाहिए। फिर मूल्यांकन बिना पक्षपात के किया जाए। जब भी हम मूल्यांकन करें तो वो बिना पक्षपात के हो। फिर निरर्थक एवं असंबंधित वाद विवाद को चतुरता से रोका जाए। जो निरर्थक और असंबंधित वाद विवाद थे उसको हम क्या करने चाहिए? हमको इस प्रकार से रोकने चाहिए कि क्लास में किसी भी प्रकार की अव्यवस्थित स्थिति ना हो, ना ही वाद विवाद में कोई समस्या उत्पन्न हो। इसीलिए जो निरर्थक और असंबंधित वाद विवाद है उसको हमें उसी समय कक्षा में रोक देना चाहिए जब हमें ऐसा लगे कि कक्षा में इससे समस्या उत्पन्न हो सकती है और इस विधि का इस प्रक्रिया द्वारा क्या हो सकता है? हनन हो सकता है। ठीक है, और अंत में सभी छात्रों को बोलने का समान अवसर दिया जाए, क्योंकि अगर सभी छात्र बोलेंगे तो सभी छात्र अपने जो विचार है उनको एक दूसरे के समक्ष वो प्रकट कर सकेंगे और इससे उनके विचार भी स्पष्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये जो वाद विवाद पद्धति थे इसमें सुधार के लिए इन सुझावों का हमें ध्यान में रखकर वाद विवाद पद्धति में जो भी कमियां हैं या जो भी त्रुटियां हैं
उनको दूर करना चाहिए। साथ ही साथ वाद विवाद पद्धति द्वारा हमें छात्रों में इस प्रकार से विकास करना चाहिए कि छात्र को समक्ष कोई भी समस्या आए तो वो उन समस्या का स्वयं से समाधान करने में सक्षम हो सके। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? छात्रों में वांछनीय परिवर्तन लाना। वांछनीय परिवर्तन लाना कि वास्तव में उन्होंने जो वाद विवाद के द्वारा सीखा है, उन्होंने उस सीखने को वह कहाँ तक सफल रहे हैं, क्या उस सीखना उनके व्यवहारिक जीवन में उनके लिए विकासकारी साबित हो सकता है, अन्यथा नहीं। और जो भी परिवर्तन हुआ है वो किस प्रकार हुआ है, सकारात्मक या नकारात्मक, यही होता है वाद विवाद का मुख्य उद्देश्य। और वाद विवाद क्या है? किसी भी प्रकार का अगर परिवर्तन नहीं आता है तो वो वाद विवाद निरर्थक माना जाएगा। इसीलिए वाद विवाद ज्ञात करने के लिए मूल्यांकन करना अत्यंत आवश्यक है। और मूल्यांकन के द्वारा ही हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि छात्रों में कितना परिवर्तन हुआ है और कितना परिवर्तन नहीं हुआ है। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास।